नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट पर। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न पांडे। आज की बुलेटिन अपडेट में बात करेंगे देश की सुरक्षा को लेकर और मजबूत करने वाली बड़ी सैन्य तैयारी की, पड़ोसी देशों की आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों की, महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल की, पश्चिम बंगाल में चुनावी रण की और बॉक्स ऑफिस पर चल रही बड़ी टक्कर की। इन सब पर विस्तार से चर्चा करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ईरान के साथ युद्ध नहीं समझौता चाहता है अमेरिका, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया अपना रुख। कल से खुलेंगे राफा क्रॉसिंग, इजराइल ने गाजा सीमा पर आवाजाही के लिए दी हरी झंडी। पीएम मोदी कल जाएंगे पंजाब, आदमपुर एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु रविदास जी करने का होगा ऐलान। बजट से पहले सोने की कीमतों में आई भारी गिरावट, रिकॉर्ड स्तर से नीचे फिसले दाम। एनसीपी विधायक दल की नेता चुनी गई सुनेत्रा पवार आज शाम को लेंगी डिप्टी सीएम पद की शपथ। अब खबरें विस्तार से। भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस 2 यानी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर काम कर रहे हैं। मौजूदा ब्रह्मोस से कई गुना तेज है ये मिसाइल राडार और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इसके सफल होने पर तिब्बत और पश्चिमी चीन तक इसकी पहुंच होगी और 2030-31 तक तीनों सेनाओं में इसका इंटीग्रेशन शुरू हो सकता है। यह प्रोजेक्ट भारत की रणनीतिक ताकत को नए स्तर पर ले जाने वाला माना जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत की ताकत को और मजबूत करने वाली एक अहम जानकारी सामने आई है। भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी में जुटे हैं और अगर यह योजना कामयाब हो जाती है तो चीन के लिए आने वाले कई सालों तक इसका तोड़ निकालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। दरअसल बात हो रही है ब्रह्मोस 2 की, यानी मौजूदा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का हाइपरसोनिक वर्जन। अभी जो ब्रह्मोस भारत के पास है उसकी रफ्तार मैक 2.8 से ज्यादा है और आज की तारीख में भी इसे इंटरसेप्ट करना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए आसान नहीं है। अब रूस और भारत इसे और खतरनाक बनाने पर काम कर रहे हैं। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने वाली कंपनी के डायरेक्टर जनरल और चीफ डिजाइनर अलेक्जेंडर लियोनोव ने साफ कहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल को अपग्रेड किया जा रहा है, इसकी स्पीड बढ़ाई जा रही है और इसे सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक कैटेगरी में ले जाने पर काम चल रहा है। हाइपरसोनिक का मतलब होता है मैक 5 से ज्यादा की रफ्तार, यानी आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रह्मोस 2 की स्पीड मैक 5 से मैक 7 के बीच हो सकती है। इतनी तेज मिसाइल को ना रडार समय पर पकड़ पाते हैं और ना ही एयर डिफेंस सिस्टम के पास प्रतिक्रिया का वक्त बचता है। ब्रह्मोस 2 को एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल माना जा रहा है। इसमें स्क्रैम जेट इंजन का इस्तेमाल किए जाने की संभावना है। यह एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो मिसाइल को लगातार हाइपरसोनिक स्पीड पर उड़ने में मदद करती है, यानी मिसाइल न सिर्फ तेज होगी बल्कि लंबी दूरी तक उसी रफ्तार को बनाए रखेगी। भारत और रूस ने ब्रह्मोस प्रोजेक्ट की शुरुआत 1998 में की थी। आज भारत की तीनों सेनाएं इस मिसाइल का इस्तेमाल करती हैं और इसकी गिनती दुनिया की सबसे घातक क्रूज मिसाइलों में होती है। यही मिसाइल पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष के दौरान अपनी क्षमता दिखा चुकी है। अब अगर ब्रह्मोस 2 सफल होती है तो इसकी मारक दूरी करीब 1500 किलोमीटर तक हो सकती है। इसका सीधा मतलब है तिब्बत के साथ साथ पश्चिमी चीन के कई अहम सैन्य ठिकाने इस मिसाइल की रेंज में आ जाएंगे। जानकारों का कहना है कि मौजूदा ब्रह्मोस को भी दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह रोकने में सक्षम नहीं है। चीन इस कमी को दूर करने के लिए नए एयर डिफेंस सिस्टम विकसित कर रहा है, लेकिन हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 उसके लिए बिल्कुल नई चुनौती बन जाएगी। माना जा रहा है कि 2030-31 तक भारतीय सेना की तीनों शाखाओं में ब्रह्मोस 2 का इंटीग्रेशन शुरू हो सकता है। अगर भारत इस मिशन में कामयाब हो जाता है तो उसके हाथ में एक ऐसा हथियार होगा जो चीन की पश्चिमी थिएटर कमांड और उसके रॉकेट फोर्स रणनीति का सीधा और मजबूत जवाब साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क। अगली खबर पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली से जुड़ी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुलकर माना है कि देश की खराब इकोनॉमी के चलते उन्हें और आर्मी चीफ को कर्ज लेने के लिए कई देशों के दरवाजे खटखटाने पड़े। उन्होंने कहा कि आईएमएफ प्रोग्राम बचाने और विदेशी कर्ज का अंतर भरने के लिए यह कदम उठाना पड़ा, जो आत्मसम्मान के लिए बेहद कठिन था। दिसंबर 2025 तक पाकिस्तान पर $52 अरब से ज्यादा का विदेशी कर्ज बताया जा रहा है, जिसने देश की आर्थिक कमजोरी को उजागर कर दिया है।
आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। कर्जे लेने के लिए उनकी दरखास्तें दी। कर्ज लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है। फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश की बिगड़ती हालत को लेकर भीख मांगनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के कार्यक्रम को बचाने के लिए और देश के विदेशी कर्ज का अंतर भरने के लिए उन्हें और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कई मित्र देशों के दर पर जाकर कर्ज की मांग करनी पड़ी, जो उनके लिए आत्मसम्मान के लिए कठिन और शर्मनाक रहा। उन्होंने ये बात एक समारोह में कही जहां पाकिस्तान के प्रमुख व्यापारियों और निर्यातकों को संबोधित किया गया। शहबाज ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब आप किसी अन्य देश से वित्तीय मदद या कर्ज मांगते हैं तो आपको अपना सिर झुकाना पड़ता है और कई बार ऐसी शर्तें और प्रतिबद्धताएं माननी पड़ती हैं जो देश के लिए भारी बोझ बन जाती है। ये स्वीकारोक्ति पाकिस्तान की बढ़ती कर्ज निर्भरता और आर्थिक दबाव को उजागर करती है। उन्होंने ये भी कहा कि मित्र देशों ने मदद दी है, लेकिन कर्ज लेने की प्रक्रिया में कई बार राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर असर पड़ जाता है। जहाँ पर मैंने बिल्कुल ठोस हक़ाइक़ आपकी खिदमत में अर्ज़ किए हैं, कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। और माइंड ना कीजिएगा कि हम एक लाइक वी आर सिटिंग लाइक ए फैमिली है, और हमें बिल्कुल एक साफ बात हमें एक दूसरे के साथ करनी चाहिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तीसरा इशारिया मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो रिज़र्व्स हैं फॉरेन एक्सचेंज के, वो उस वक्त से अगर आप उसका मुकाबला करें तो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसमें दोस्त ममालिक के कर्ज़े शामिल हैं, और मैं आपको किस तरह ये बात बताऊं कि किस तरीके से हमने उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्ज़े लेने के लिए उनके दरख्वास्तें दी, और उन दोस्त ममालिक ने हमें मायूस नहीं किया। लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज़ लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है, और फिर उसके बाद जो ऑब्लिगेशंस आती हैं वो आपको उसका अच्छी तरह इल्म है। मैं यहाँ पर बग़ैर किसी लगी लपटी के आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी और ख़ामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि IMF का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें। मैं उन ममालिक का, उन दोस्त ममालिक का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने हमारी पजीराई की। लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई किसी से मांगने जाता है तो अपनी इज़्ज़त नफ्स के ऊपर वो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और फिर बाद में कोई ऐसा कहीं से ख्वाहिश आ जाए तो उस ख्वाहिश को वो कितनी भी वो उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई जवाज़ ना हो, आप उसका बोझ लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वो हालात हैं जिनसे हम गुजरे। ये बात उनको इस वक्त जाकर समझ में आ रही है। शहबाज ने विशेष रूप से ये भी बताया कि वे चुपचाप कई देशों का दौरा करके कर्ज की गुहार लगाते रहे। उन्हें कर्ज पाने के लिए बार बार बातचीत करनी पड़ी, जो उनके शब्दों में आत्मसम्मान के साथ समझौता था। उन्होंने उन देशों का धन्यवाद भी किया जिन्होंने कठिन समय में मदद की। पाकिस्तान को IMF और विश्व बैंक सहित कई मित्र देशों से भारी विदेशी कर्ज का सामना करना पड़ रहा है। दिसंबर 2025 तक पाकिस्तान का कुल विदेशी ऋण लगभग 52.366 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है, जो देश की वित्तीय स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। ऐसे में पाकिस्तान के नेतृत्व को आर्थिक संकट से निकलने के लिए कर्ज पराधीन समाधान अपनाना पड़ा। विश्लेषकों का कहना है कि शहबाज की ये स्वीकारोक्ति ये संकेत देती है कि देश की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे और अधिक दबाव में है और बाहरी मदद पर निर्भरता। आलोचक इसे पाकिस्तान सरकार की कमजोर वैश्विक स्थिति और दुनिया के सामने उसकी छवि के लिए नकारात्मक बताते हैं। शहबाज ने कहा कि ये कर्ज लेना नहीं चाहते थे और इससे देश को स्थायी समाधान नहीं मिलेगा, लेकिन वर्तमान हालात में
ये एक अत्यंत आवश्यक कदम बन गया था। इस बयान के बाद पाकिस्तान के आर्थिक और राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है और आगे क्या रणनीति अपनाई जाएगी ये देखने वाली बात होगी। भारत में भी इस खबर को लेकर काफी चर्चा हो रही है और पाकिस्तान की खिल्ली उड़ाई जा रही है। अब महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करते हैं। एनसीपी के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने कहा कि दिवंगत नेता अजित पवार चाहते थे कि पार्टी के दोनों गुटों का विलय हो। यह प्रक्रिया अंतिम चरण में थी और घोषणा तय मानी जा रही थी, लेकिन उनके निधन से सब रुक गया। वहीं अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री बनने की चर्चा ने सियासी हलचल को और बढ़ा दी है। पार्टी के अंदर बैठकों का दौर जारी है और महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। इस रिपोर्ट से समझिए इस राजनीति का क्या खेल चल रहा है महाराष्ट्र में। शनिवार को बारामती में शरद पवार ने पहली बार खुलकर कहा कि अजित पवार चाहते थे कि एनसीपी के दोनों गुटों का विलय हो। यह काम महीनों से चल रहा था और 12 फरवरी को इसकी घोषणा होने वाली थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी मौत ने यह प्रक्रिया रोक दी। पवार ने बताया कि अजित और पार्टी के अन्य नेताओं जैसे जयंत पाटिल के बीच लंबी चर्चा और मीटिंग्स हो चुकी थी और प्रस्तावित विलय पर सहमति की दिशा में अच्छी प्रगति थी, लेकिन महायुति सरकार में एनसीपी अजित पवार गुट की वरिष्ठ नेता सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री बनने की योजना शरद पवार को पत्रकारों से खबर के जरिए ही पता चली। शरद पवार ने यह भी कहा कि वर्तमान में पार्टी के फैसले मुंबई में लिए जा रहे हैं और उनसे सलाह नहीं ली गई है। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि परिवार में कोई समस्या नहीं है। वहीं एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं के बारामती में चल रहे बैठकों में सुप्रिया सूले, रोहित पवार और योगेंद्र पवार भी शामिल हैं, जहां पार्टी के भविष्य पर गहरा विचार हो रहा है। अगर एनसीपी के दोनों गुट एक साथ आ जाते हैं तो पार्टी के पास लोकसभा सांसदों और विधायकों का मजबूत ब्लॉक होगा। महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरण में सत्ताधारी महायुति या विपक्षी महाविकास अघाड़ी के भीतर संतुलन बदल सकता है। पार्टी की संगठनात्मक ताकत और पश्चिमी महाराष्ट्र के शुगर बेल्ट में प्रभाव बढ़ सकता है, लेकिन इस विलय पर पार्टी के अंदर मतभेद के संकेत भी मिल रहे हैं। कई वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि विलय को लेकर अभी साफ साफ बातचीत तय नहीं हुई है और ये प्रक्रिया अब अनिश्चित बनी हुई है। अब नजर पश्चिम बंगाल की सियासत पर। 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने तय किया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निजी हमलों से बचते हुए टीएमसी सरकार की नीतियों, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया जाएगा। अगले 3 महीनों में बूथ स्तर से लेकर परिवर्तन यात्राओं तक आक्रामक कैंपेन चलाने की योजना बनाई जा रही है। राज्य को 6 जोन में बांटकर हर सीट पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। दो 2026 का विधानसभा चुनाव एक निर्णायक लड़ाई बनता जा रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने राज्य की सत्ता पर कब्जा करने के लिए एक विस्तृत और चरणबद्ध चुनावी रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी ने तय किया है कि अगले 3 महीने में उसका चुनाव अभियान पूरी तरह मैदान में दिखाई देगा। बीजेपी का मानना है कि इस बार ममता बनर्जी पर निजी हमले से परहेज करना चाहिए, इसलिए उसने स्पष्ट दिशा दी है कि पार्टी मुख्यमंत्री के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगी, बल्कि तृणमूल कांग्रेस सरकार की नीतियों, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और अन्य मुद्दों को जनता के सामने रखेगी। बीजेपी अगले 3 महीनों को चुनावी मोड में बांट रही है। फरवरी में पार्टी अपने संगठन को मजबूत करेगी। इस दौरान बोर्ड परीक्षा के कारण साइलेंट पीरियड रहता है, इसलिए बड़े रैलियों पर पाबंदी रहती है। बीजेपी इस साइलेंट पीरियड का उपयोग कर बूथ कमेटियों के पुनर्गठन, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय करने और डोर टू डोर प्रचार करेगी। जैसे ही साइलेंट पीरियड खत्म होगा, मार्च से पार्टी आक्रामक अभियान शुरू करेगी। बीजेपी राज्य भर में परिवर्तन यात्राएं निकालेगी, जिसका मकसद टीएमसी सरकार की विफलताओं को जनता के सामने रखना है। इन यात्राओं में केंद्रीय नेताओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ जैसे नामों का उल्लेख है। बीजेपी ने राज्य को 6 जोन में बांटा है और हर जोन में वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि चुनाव की निगरानी और समीक्षा ठीक से हो सके। भाजपा ने 162 विधानसभा सीटों को खासकर फोकस में रखा है और सभी 294 सीटों पर चुनाव प्रभारियों की तैनाती पूरी कर ली है।
पार्टी ने यह भी फैसला किया है कि मंगलवार को विधानसभा सीटों के लिए चार्जशीट जारी करेगी। इन चार्जशीट में स्थानीय मुद्दों, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार और अन्य समस्याओं को शामिल कर टीएमसी सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। राज्य में वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर भी बीजेपी की नजर है। पार्टी बूथ स्तर पर इस सूची का गहन विश्लेषण करेगी और मतदाताओं से संपर्क बढ़ाएगी। इस चुनावी तैयारी के बीच पक्ष भी भाजपा पर आरोप लगा रहा है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि घुसपैठ और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों को चुनाव की मुख्य विमर्श में रखा जाएगा, जिससे जनता के बीच सुरक्षा चिंताओं को उभारा जा सके। इस तरह बंगाल की सियासत में अगले कुछ हफ्तों में सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां बीजेपी अपनी रणनीति से टीएमसी को चुनौती देने की फिराक में है। और अब मनोरंजन जगत की खबर। बॉक्स ऑफिस पर बॉर्डर 2 की तेज कमाई के बीच रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 ने ठीक ठाक शुरुआत कर ली है। फिल्म ने पहले दिन करीब 3 करोड़ 80 लाख रुपए की कमाई की और दूसरे दिन तक कुल कलेक्शन लगभग 4 करोड़ 80 लाख रुपए पहुंच गया। सीमित स्क्रीन और कम टिकट प्राइस की रणनीति के साथ फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है और वीकेंड पर कमाई बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की एक्शन फिल्म मर्दानी 3 30 जनवरी को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म ऐसे समय पर आई है जब बॉक्स ऑफिस पर पहले से ही बॉर्डर 2 जबरदस्त कमाई कर रही है। ऐसे में मर्दानी 3 के लिए मुकाबला आसान नहीं माना जा रहा था। इसके बावजूद मर्दानी 3 ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक शुरुआत की है। ट्रेड रिपोर्ट्स के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन करीब 3 करोड़ 80 लाख रुपए की कमाई की थी। ये आंकड़े शुरुआती हैं और ऑफिशियल नंबर आने पर इनमें थोड़ा बदलाव संभव है। अगर थिएटर में दर्शकों की मौजूदगी की बात करें तो पहले दिन सुबह के शो में रिस्पांस कम रहा। मॉर्निंग शो में औसतन करीब 9% सीटें भरी रही। दोपहर के शो में दर्शकों की संख्या बढ़ी और ऑक्यूपेंसी करीब 15% तक पहुंच गई, जो फिल्म के लिए पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है। अब बात करते हैं दूसरे दिन की। डे 2 तक मर्दानी 3 देश भर में कुल 4783 शोज में चल रही है। अब तक फिल्म का टोटल ग्रोस कलेक्शन करीब 4 करोड़ 80 लाख रुपए हो चुका है, जबकि टोटल नेट कलेक्शन लगभग 4 करोड़ 22 लाख रुपए दर्ज किया गया है। हालांकि दूसरे दिन के फाइनल आंकड़े आना अभी बाकी है। फिल्म को भारत में करीब 1200 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। मेकर्स यशराज फिल्म्स ने इस बार कम टिकट कीमत और लिमिटेड स्क्रीन्स की रणनीति अपनाई है ताकि ज्यादा दर्शक थिएटर तक पहुंच सकें। फिल्म को लेकर दर्शकों और क्रिटिक्स की शुरुआती प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लोगों का कहना है कि रानी मुखर्जी एक बार फिर अपने दमदार किरदार में नजर आई हैं। वे एक सख्त और मजबूत पुलिस ऑफिसर के रूप में दिखती हैं। एक्शन सीन और डायलॉग दोनों में उनका अंदाज प्रभावशाली माना जा रहा है। मर्दानी फ्रेंचाइजी के पहले 2 पार्ट हिट रहे थे। अब तीसरे पार्ट से भी उम्मीद की जा रही है कि वीकेंड पर फिल्म की कमाई और रफ्तार पकड़ सकती है। इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल बुलेटिन अपडेट में इतना ही। देश दुनिया की हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।